तो हम लोग ओम्स लॉ को ड्राइव्ड करेंगे, प्राप्त करेंगे अभी किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये सबको अच्छी तरह से पहले मालूम होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर सेलेक्ट करेंगे। अगर कंडक्टर लेंगे तो कंडक्टर की कुछ न कुछ लंबाई होगी, कंडक्टर का कुछ न कुछ मोटाई या उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया होने के बाद इसको हम लोग सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके इंड्स के बीच, सिरों के बीच जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश्ड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो है वह कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये हम लोग को मुख्य है और हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ हम लोग का रिलेशन किस चीज़ के बीच है, V और I के बीच। तो पहले V कहाँ से आएगा, जब हम लोग कंडक्टर को सेल से जोड़ेंगे। अब I कैसे आएगा, तो कंडक्टर को सेल या बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होनी चाहिए। पहले ये कहानी, छोटी सी कहानी है, तो हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। पहले तो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं लेट कर ले, माना कि हम लोग को कि यहाँ पर L लंबाई तथा A क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के एक कंडक्टर या किसी कंडक्टर पर भी विभवांतर स्थापित करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है, V। अब देखो तो V पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स विभवांतर हम लोग स्थापित किए। तो सीधी सी बातें हैं कि विभवांतर लगाने पर हम लोग अगर शॉर्ट में कहें तो बीच का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी हम लोग जानते ही है कि अगर विभवांतर लगाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन में कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त वेग या प्राप्त अनुगमन वेग हम लोग लिख दें, प्राप्त अनुगमन वेग Vd होता है। कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन को प्राप्त अनुगमन वेग Vd है तथा हम लोग ऐसे कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कंडक्टर से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, I। ध्यान दो, तो यहाँ पर तीन बातें। सबसे पहले कि हम लोग जो कंडक्टर सेलेक्ट किए हैं उस कंडक्टर का लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इस पर जो हम लोग बैटरी या सेल से जोड़े, इसके बाद इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश्ड हुआ कितना, V। उसके बाद कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, Vd, और ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो कितना, I। एकदम स्पष्ट। देखो ये एक हम लोग को जुड़ा हुआ एक सामान्य कोटेशन है, सामान्य हम लोग को इंट्रोडक्शन है। अब रहा कि जब इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कंडक्टर से फ्लो कर रही है तो सबको ये जान रहे हो कि यह जो I होगा यह होता है NAVD × E। यह हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला है जो हम लोग पीछे ड्राइव करेंगे। अब रही बात कि अगर E हम लोग I का ये फार्मूला है तो चूंकि हम लोग Vd बराबर इट मीन्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फार्मूला हम लोग EV/ml × टाउ, ये हम लोग ज्ञात कर लिए हैं पीछे। Vd बराबर EV/ml × टाउ। अब देखो अगर इस फार्मूला को हम लोग इसमें रखते हैं तो I बराबर हो जाएगा Na और Vd की जगह EV/ml और उसके बाद हम लोग को फिर एक E और है और टाउ भी है। तो सीधा हम लोग को 2E हो गया तो E² के रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग को I बराबर टर्म आ गया NaE² × Vd × NaE², Vd ने V
और ये हो गया तुम्हारा फिर बाय हम लोग ml और इंटू क्या हो गया टाउ। अब देखो ये तो सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम लोग ओम्स लॉ को जो लाना चाह रहे हैं तो ओम्स लॉ किस में रिलेशन है, V और I में। तो V और I में रिलेशन है तो इसलिए V और I के टर्म को हम लोग को पहले सेपरेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं I वाला टर्म तो है ही और इधर V वाला टर्म भी है, तो उस दोनों को हम लोग पहले यहाँ अलग करने का प्रयास करते हैं। NAE स्क्वायर टाउ बटे ML है, इसको हम लोग एक जगह और यहाँ पर क्या लिख दें। अब देखो इस साइड जो तुम्हारा V है वो मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I बाय V बराबर हो गया NAE स्क्वायर टाउ बाय हो गया तुमको ML, इतना आ गया। हम लोग इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ड्यू टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग को अरेंज करना है। तो I बटे V को हम लोग V बटे I ले आते हैं, इट मीन्स इसको उल्टा देते हैं। तो उल्टा देंगे तो यह हो जाएगा ML बटे NAE स्क्वायर इंटू टाउ, इतना हो जाएगा। अब तुमको यहाँ पर इस फॉर्मूला पर कंसीडर करना है, यहाँ पर कंसीडर करना है। अब देखिए जो ओम्स लॉ में हम लोग को जो अभी ये वाला जो टर्म आया है, अभी तो हम लोग ओम्स लॉ पर नहीं पहुंचे, मतलब हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं उस क्रम में हम लोग को ये जो फॉर्मूला आया है यह है तुमको ML बटे NAE स्क्वायर इंटू टाउ। अब देखिए इसमें प्रत्येक टर्म पर कंसीडर करो। सबसे पहला टर्म है m मतलब हो गया मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबको जानते हैं कांस्टेंट होगा, ये कहीं नहीं बदलेगा, यह हम लोग को एक निश्चित वैल्यू है। तो हम लोग को यह m क्या है, कांस्टेंट के समान है, इट मीन्स यह मान बदलेगा नहीं कहीं। उसके बाद हम लोग को l है, l मतलब हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये सब कोई समझते हो कि अगर हम लोग प्रयोग शुरू किए हैं तो हम लोग जो कंडक्टर का लंबाई सेलेक्ट कर लिए वो बीच में कभी भी नहीं बदलेगा, अचानक बड़ा या अचानक छोटा हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं या जो काम हम लोग कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है जिस कंडक्टर में, उसका लंबाई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब रहा बात फिर n, तो n हम लोग को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और जोड़ दें, यहाँ जो टर्म्स हम लोग यूज़ किए हैं एक यहाँ पर हम टर्म्स और जोड़ देते, यहीं पर जोड़ देना इसको कि पर यूनिट वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में या एकांक आयतन में उपस्थित मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर हम लोग ले लेते कितना, n। यह टर्म्स इसी के नीचे ऐड करना, वहाँ भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर n हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो हम लोग कंडक्टर सेलेक्ट कर लिए हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी हम लोग को निश्चित होगा जब तक कि हम लोग उस कंडक्टर को बदल नहीं दे। तो हम लोग जब तक एक कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर n भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब रहा बात A, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट मीन्स मोटाई से हम लोग बात करते। तो जब हम लोग कोई कंडक्टर या चालक सेलेक्ट कर लिए है तो इट मीन्स उसके बीच में उसकी मोटाई अचानक नहीं बहुत मोटा होगा ना पतला होगा, इट मीन्स मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यह भी कैसा व्यवहार करेगा, कांस्टेंट। अब हम लोग को E, तो E तो सबको जानते हो, दिस इज चार्ज अपॉन एन इलेक्ट्रॉन, यह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यह हम लोग को कांस्टेंट ही हुआ। अब रहा बात यहाँ पर, पहले तो हम लोग ये देख लिए कि इतना वाला भाग में हम लोग को यह सब क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है, पहले इतना पर हम लोग कंसीडर करते, ये हम लोग को कांस्टेंट तो है ही। अब हम लोग को एक और बचा कौन सा, टाउ। अब टाउ के बारे में सबको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि टाउ है क्या। तो टाउ हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो धनायन से टक्कर होती है तो दो लगातार टक्करों के बीच का जो समय है उसी को हम लोग कहते हैं टाउ। इसको हम लोग सिंबल टाउ से दिखाते हैं। तो यह हम लोग को हो गया, हम लोग को कह सकते हैं टाइम पीरियड इन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। दो लगातार टक्करों के बीच का समय का जो समय काल है या जो टाइम पीरियड टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन, दो लगातार टक्करों के बीच का समय। तो दो लगातार टक्कर के बीच का समय, अब तुम एकदम सिंपल से वे में समझो कि अगर मान लीजिए दो लगातार टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें टक्कर लेगा
तो अगर इलेक्ट्रॉन स्पीड से जाएगा, थोड़ा सा वेग उसका ज़्यादा होगा और अगले से टकराएगा, तो ऐसी स्थिति में समय कम लगेगा। और अगर स्लोली जाएगा तो टक्कर के बीच का समय क्या होगा, अधिक होगा। ये सिंपल सी बात है। तो अब बात रहा कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर जाएगा तो कैसे जाएगा। सबसे पहली बात, मान लो टेम्परेचर बढ़ा, या हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होगा। ऊष्मा प्राप्त मतलब एनर्जी प्राप्त होगा, और एनर्जी पाकर के उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ गया तो इसी स्थिति में टक्कर का जो समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉव का मान जो है वो टेम्परेचर से प्रभावित हो सकता है। टेम्परेचर घटने पर इसका मान क्या हो सकता है, बढ़ घट सकता है। तो इसीलिए यदि हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की स्थिति में, स्थिर ताप की स्थिति में, स्थिर ताप की स्थिति में हम लोग कह सकते हैं स्थिति में टाउ भी क्या हम लोग को होगा, भी स्थिरांक होंगे, स्थिरांक होंगे। ये भी तुम्हारा स्थिरांक हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा ये टाउ भी स्थिरांक हो गया तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग के लिए मूल यहाँ पर कंडीशन क्या निकल करके आया, स्थिर ताप। तो अगर ये स्थिर ताप रहा, ताप को स्थिर रखेंगे तो ये तो पहले से कांस्टेंट है। अब हम लोग को ml/NaE² और इंटू टॉ, ये सब अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए हम लोग के पास, ये कंडीशन। इट मीन्स यह हो गया हम लोग को कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब तो कोई भी इसमें कह सकते हो कि हम लोग को ये V/I, तो हम लोग कह सकते हैं सो यहाँ पर हम लोग को V/I इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा भाग हम लोग को क्या हो गया, कांस्टेंट। अब ये पूरा का पूरा भाग कांस्टेंट हो गया। तो अब इतनी बातें सबको समझ में आएगी कि V/I बराबर कांस्टेंट, यही हम लोगों को क्या है, ओम्स लॉ। लेकिन अंदर किस कंडीशन में हम लोग को है, स्थिर ताप। ठीक है। और यहाँ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग चालक के को नहीं बदले। इट मीन्स जो हम लोग को जिस चालक का हम लोग प्रयोग में यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग को चालक ही रहेगा। और अगर हम लोग दूसरा उसके पदार्थ को बदल देंगे तो उसका घनत्व बदल जाएगा। घनत्व बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी में भी परिवर्तन हो सकता है। तो उस बात को, तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन को हम लोग कहते थे वहाँ पर कि स्थिर भौतिक अवस्थाओं में कंडक्टर के एंड्स के बीच एस्टैब्लिश पोटेंशियल डिफरेंस उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो वहाँ पर फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या लिखे, ताप, हम लोग क्या लिखे, घनत्व, ये सब हम लोग को स्थितियाँ जो यहाँ पर प्रमाणित हो रही है। तो इसका मतलब सीधे हम लोग को यह क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हो गया। तो इतनी बातें तो यहाँ पर तुमको क्लियर हो गई कि ओम्स लॉ में जो है तुम्हारा ये भाग ml/NaE² इंटू टॉ, स्थिर ताप पर यह तब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ हम लोग को यह R बराबर ml/NaE² इंटू टॉ, इतना हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है। यही हम लोग को ओम्स लॉ को प्राप्त करना था, ड्राइव करना था, किसकी मदद से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से।